तरुण खटीक दलित समाज से आते हैं, उनकी हत्या होती है चंद बूंदों की वजह से विशेष समुदाय द्वारा। कांग्रेस नेता कोई वहां नहीं पहुंचता। भारतीय जनता पार्टी चूज एंड पिक की राजनीति कर रही है। पेपर लीक को लेकर काफी सुर्खियों में रही कांग्रेस सरकार। पेपर लीक में बड़े बड़े मगरमच्छों की बात करते थे, कहाँ है वो मगरमच्छ? गोविंद सिंह डोटासरा जी ने विधानसभा में चैलेंज किया था। हाल ही में यूजीसी लेकर आया गया। कांग्रेस का क्या स्टैंड है यूजीसी पर? कांग्रेस है लोगों के साथ, SC, OBC, दलित और बाकी भी जो लोग हैं, समान रूप से सबके लिए होना चाहिए। कन्हैयालाल हत्याकांड में बड़े बड़े वादे किए, आज 2.5 साल से ज़्यादा होने को आ गए सरकार, आज तक उनके ऊपर अभी तक कोई वो कार्रवाई नहीं हुई है, मतलब उनको जेल नहीं हुई है, यहाँ तक कि जमानत से छूट कर बाहर आ गए हैं। एक और आरोप लगता है कांग्रेस पे, डिजाइन बॉक्स नाम की कंपनी को हायर किया गया अशोक गहलोत जी द्वारा, करोड़ों की फंडिंग की गई। 2004 से लेकर 2026 तक भारतीय जनता पार्टी का जो अकाउंट है, उनके पास फंडिंग है, उसका रिकॉर्ड देखें, और कांग्रेस के पास जो फंडिंग आई है उसका रिकॉर्ड देखें। शिव विधायक रविंद्र सिंह मुद्दे कई बार अच्छे उठाते हैं, KGD का उठाया उन्होंने, संघर्ष किया। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत पारिक और आप लोग देख रहे हैं गोलिटिक्स। आज हमारे नए मेहमान हैं भरत मेघवाल जी, कांग्रेस नेता। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, पहले तो आपके पास इतने सारे पद एक एक करके बता दीजिए कि इतने सारे पद भार आप संभाल रहे हैं कांग्रेस के लिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए भी मुश्किल का काम है। एक बार बता दीजिए सर, किन किन पदों पर आप विराजमान हैं कांग्रेस में? देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने मुझे इन तमाम पदों पे काम करने का मौका दिया। मेरी शुरुआत एक पार्षद के रूप में हुई, मैं पार्षद बना। उसके बाद पार्टी ने मुझे एक और जिम्मेदारी देके प्रदेश का प्रवक्ता बनाया। उसके बाद मैं मालवीय नगर विधानसभा के सिसकिम ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष बना। उसके बाद जब मेरे काम को देखा तो मुझे नगर निगम में उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई, और फिर उस सभी कामों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने और माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ की, जो कांग्रेस पार्टी का एक प्रकोष्ठ है। तो वर्तमान में अभी मैं कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और चूंकि नगर निगम अब एग्जिस्ट करता नहीं है, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं, तो निवर्तमान पदों पर हूँ मैं, बाकी प्रवक्ता तो मैं हूँ ही। हमें आपका बैकग्राउंड जब हमने देखा आपका, तो काफ़ी सामान्य परिवार से, काफ़ी पिछड़े इलाके से आप आते हैं। ऐसी जगह सर आकर राजनीति में इतना आगे बढ़ना कितना मुश्किल रहा, और सर कैसे शुरुआत हुई सबसे पहले? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर राजनीति में आगे बढ़ना बड़ा एक चैलेंजिंग काम होता है, और मैं कठपुतली नगर से आता हूं, जो विधानसभा के पास एक कच्ची बस्ती है। मेरा जन्म वहीं हुआ। मेरे पिताजी 3 पहिए का एक रिक्शा था वो चलाते थे, लेकिन मेहनत करी, आगे बढ़ते रहे। और देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो धन्यवाद मैं कांग्रेस पार्टी का देना चाहता हूं, जिन्होंने हमें मौका दिया, युवाओं को मौका दिया, एक ऐसी जगह दी जहां आकर हम अपनी जो योग्यता है उस योग्यता को बता सके। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप में काबिलियत बहुत होती है, लेकिन जब तक आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तब तक आप उस काबिलियत को बता नहीं पाते। तो कच्ची बस्ती में रहते हुए जिस तरीके से हमने काम किया और पार्टी के लिए हमने काम किया, उसके बाद पार्टी ने मौका दिया। चैलेंजिंग बहुत आए, ज़िंदगी देखिए चैलेंजेस से भरी हुई है, और उनसे जब आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब आपको सफलता मिलती रहती है। कच्ची बस्ती में रहते हुए पढ़ाई भी की, CA के प्रोफेशन में भी मैं गया, BCom भी किया, और मेहनत करते रहे, और आज मौका मिला कि पार्टी में हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी हमें इस मुकाम पर लेके आई कि लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सर, नगर निगम में कार्यरत हैं आप, तो जयपुर नगर निगम में हमने देखा कि काफ़ी सारी समस्याएं थी, और अभी भी काफ़ी सारी समस्याएं झेलनी पड़ती है। कर्मचारी भी आए दिन हड़ताल पर रहते हैं। तो एज अ नेता प्रतिपक्ष, जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं आप, कैसे उन चीज़ों को हैंडल करते हैं? देखिए, जयपुर में या कहीं की भी अगर बात की जाए, तो एक आम व्यक्ति को अगर कोई काम डेली रूटीन का पड़ता है, दिन ब दिन का पड़ता है, तो वो नगर निगम से ही पड़ता है। इंसान जब सुबह उठता है तो सुबह उठने से लेकर शाम के सोने तक उसको नगर निगम से जुड़े हुए कामों को देखना पड़ता है। जैसे अगर आप देख लीजिए, आपकी सीवर लाइन भर गई हो, आपके वहाँ कोई पेड़ की कटिंग हो, कोई अगर कुत्ते का आतंक हो, कोई साफ़ सफाई हो, घर से कचरा उठाने की बात हो, शादी होती है तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट, मृत्यु होती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म होता है तो जन्म प्रमाण पत्र, सीवर लाइन डालने का काम हो या विकास का काम हो, ये सारी चीज़ें नगर निगम से जुड़ी हुई होती हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी ज़िले का या किसी भी वार्ड का या किसी भी विधानसभा का अगर आपको एक अच्छा विकास करना है, तो उसके लिए आपके अच्छे नगर निगम का होना बहुत ज़रूरी होता है। चूँकि जब मैं पार्षद रहा,
और उपनेता प्रतिपक्ष रहा, तो हमने एक ये चीज़ देखी कि कई जगह जो अधिकारी थे वो उन अधिकारियों का जनता के साथ सामंजस्य नहीं था, और पार्षदों के माध्यम से उस काम को कराने का जो त्वरित गति होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं गतियों की कमी मिली। नगर निगम के अंदर जो समस्या जयपुर के अंदर देखने के लिए कचरे की समस्या हमें देखने की मिली कि किस तरीके से कचरा अव्यवस्थित तरीके से फैला हुआ है, किस तरीके से उनका सही तरीके से सेग्रीगेशन नहीं हो पा रहा है, समय समय पर कचरा उठ नहीं पा रहा है। जनता देखिए टैक्स देती है, टैक्स के पैसे का अगर जनता को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, सीवर लाइन प्रॉपर तरीके से साफ़ नहीं हो पा रही है, गंदा पानी अगर उनको पीने को मिल रहा है, ये तो एक बेसिक सुविधाएं हैं ना। अगर व्यक्ति टैक्स देने के बावजूद गंदा पानी पी रहा है, सीवर लाइन साफ़ नहीं हो पा रही है, घर के बाहर का कचरा नहीं उठ पा रहा है, तो बाकी बड़ी चीज़ें तो आप भूल ही जाइए, फिर वो कैसे होगा। तो नगर निगम में रहते हुए हमारा यही मुद्दा रहा एक विपक्ष के नाते, चूँकि देखिए जयपुर में बोर्ड हमेशा भारतीय जनता पार्टी का ही रहा है, और फिर भी अगर जयपुर में सही तरीके से विकास नहीं हो पा रहा तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि कमी रही है अधिकारियों की भी और जो बैठे थे मेयर उनकी भी। तो उस चीज़ को किस तरीके से सही किया जाए, किस तरीके से जनता तक सरकार की चीज़ों को लेकर जाया जाए, वो सारा काम हमने नगर निगम में रहते हुए किया है। कांग्रेस में आप प्रवक्ता भी हैं, तो टीवी डिबेट्स में आप जाते हैं, लगातार काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिस पर आप सरकार को घेरते दिखाई देते हैं, जैसे पंचायत इलेक्शन हो गया अभी, और भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं। सर, कितना मुश्किल होता है टीवी डिबेट्स के अंदर इस तरह की बातें उठाना और मुखरता के साथ जवाब देना, जब सामने एक तरीके से आप पे हमला होता है, या फिर ये कहें कि चीज़ें आपके विपरीत भी कई बार जाती हैं, क्योंकि कुछ एक चीज़ें होती हैं जो आप ही की सरकार में हुई होती हैं और आपको भी पता है कि शायद हो सकता है कि वहाँ हमारी भी गलती हो, तो कैसे मैनेज करते हैं आप सब? देखिए 2014 के बाद जो सबसे बड़ी हमने चैलेंज देखा, वैसे तो मैं 2020 के बाद प्रवक्ता बना हूँ, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जब हम एज ए प्रवक्ता टीवी पर जाते हैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही हमारे अगेंस्ट नहीं होते। आज का समय ऐसा है कि कई जगह एंकर और राजनीतिक विश्लेषक भी होते, वो एंकर और विश्लेषक है लेकिन पीछे से बीजेपी की ही बातें बोलते हैं। मतलब आज आप स्थिति ये है कि सवाल सत्ता से नहीं, सवाल विपक्ष से पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ बड़ा चैलेंजिंग होता है हमारे लिए इन बातों को कहना। जैसे भी आपने कहा पंचायती राज चुनाव, आप ये देखिए कि संविधान से ये देश चलता है और संविधान में ये चीज़ लिखी है कि आपको हर 5 साल के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होगा, लेकिन राजस्थान प्रदेश में पिछले 1.5 साल से चुनाव ही नहीं हो रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट ने जब ये कहा कि 15 अप्रैल तक आपके चुनाव हो जाने चाहिए, तब भी सरकार की ये जिम्मेदारी नैतिक और संवैधानिक ये बनती थी कि वो हाई कोर्ट में जाए और ये कहे कि साहब हम समय पर चुनाव नहीं करा पा रहे तो हमारा टाइम एक्सटेंड करे। लेकिन कोर्ट में जाने से पहले ही इन्होंने ओबीसी आयोग का जो समय था वो समय बढ़ा दिया। और इससे भी बड़ा ब्लंडर तो आप ये देखिए कि चुनाव आयोग को तो हम निष्पक्ष कहते हैं ना, लेकिन चुनाव आयोग की निष्पक्षता कहाँ ख़त्म होती है कि चुनाव आयोग खुद भी 15 अप्रैल वाली गाइडलाइन को लेकर सक्रिय नहीं था। उन्होंने 22 अप्रैल की तो लास्ट जो वोटर लिस्ट होती है उसके पुनरीक्षण का काम दे दिया, और कल ही एक याचिका उन्होंने दायर की है कि साहब हम चुनाव कराने में सक्षम नहीं है, सरकार के समर्थन में है, तो दिसंबर तक हम चुनाव करा पाएंगे। अब आप ये सोचिए कि इस तरह का जब माहौल होगा तो किस तरीके से क्या आवाज़ उठाई जाएगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, टीकाराम जूली जी, गहलोत साहब, पायलट साहब, तमाम नेता बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या ना की जाए। टीवी डिबेट्स पे जब हम इन बातों को बोलते हैं तो एंकर सुनने को तैयार नहीं होता, राजनीतिक विश्लेषक अगर कोई बात होती है तो वो किसी दूसरे प्रदेश का उदाहरण देने लग जाते हैं, और बीजेपी के प्रवक्ता तो जाहिर सी बात है अपनी सरकार के लिए ही कहेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया को उन चीज़ों को खुलकर सामने लाना पड़ता है, क्योंकि ये एक हमारी जिम्मेदारी है इस देश के प्रति, इस देश के नागरिकों के प्रति, कि जो चुनाव है और जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपने कही कि आपकी सरकार में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी आपको बात सुननी पड़ती है। तो देखिए कोई भी कार्यकाल होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सरकार की कोई गलती रहती है, लेकिन उस गलती की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। हमारी कोई गलती रही तो जनता ने हमें नहीं चुना, इन्होंने बड़े बड़े वादे किए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। लेकिन आज आप देखिए ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो पहले ये कहती थी कि साहब आरपीएससी के अंदर भंग होनी चाहिए, आज तक ये आरपीएससी को भंग नहीं कर पाए। इन्होंने कहा साहब हम ऐसा ही भर्ती में रद्द होनी चाहिए, लेकिन यही वो सरकार है
जो एसआई भर्ती के पक्ष में जाकर कोर्ट में जाती रही। इन्होंने ये कहा हम बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, आज तक वो बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े गए, 2.5 साल हो गए, सिर्फ आरोपों की राजनीति की। इसके विपरीत आज भी राजस्थान के अंदर उन तमाम योजनाओं को बंद कर दिया जो योजनाएं कांग्रेस सरकार में चलती थी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जब हम बोलते हैं मीडिया चैनल पर जाकर, तो कहीं ना कहीं समर्थन मिलने की जगह जो मैं बाकी ना आपको चीज़ें बता रहा हूँ, वहाँ पर हमारे ही ऊपर प्रहार किया जाता है। 2014 के बाद लगातार इस देश में ये हो रहा है कि सत्ता से सवाल ना पूछकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो जब तक ये चीज़ चलती रहेगी तो देश में संविधान, लोकतंत्र जिंदा नहीं रह पाएगा इस तरीके से। सर, आपने बात करी कि टीवी एंकर्स हो चाहे राजनीतिक विशेषज्ञ हों, तो कहीं ना कहीं कुछ एक चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहाँ पर ऑटोमेटिकली जो कांग्रेस सरकार है या फिर नेता हैं कटघरे में खड़े हो जाते हैं। हमने हाल ही में देखा जब गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो जब बाड़मेर का दौरा करते हैं तो वहाँ पे मेवाराम जैन उनसे भिड़ जाते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि कई बार मंचों से भी काफ़ी जो कांग्रेस के अंदर ही जो कलेश चल रहा है, और बीजेपी लगातार आरोप भी लगाती है कि अंदर ही अंदर जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं है। उस पर क्या कहेंगे आप? क्या सचमुच में चीज़ें ठीक नहीं है कांग्रेस में? देखिए, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सब चीज़ें हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को पहले खुद को देखना चाहिए। इस प्रदेश में अगर चुनाव जीते तो उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ था। वसुंधरा राजे जी, गुलाब चंद कटारिया जी, राजेंद्र राठौड़ जी, सतीश पूनिया जी, आज कहाँ हैं ये लोग? राजेंद्र राठौड़ जी गायब हो चुके हैं, सतीश पूनिया जी भी गायब हैं। वसुंधरा राजे जी खुद ये बयान दे चुकी है कि मेरी ही नहीं चलती। मदन राठौड़ जी ने खुद ने क्या कहा था कि वसुंधरा राजे जी को थोड़ी हम बार बार बनाते रहेंगे। तो ये जो मनमुटाव है और अंदर जो खींचतान चल रही है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है। और रही बात आपने कहा बाड़मेर के अंदर, तो देखिए वो तो एक कार्यकर्ता की व्यथा होती है। अगर आज मुझे कोई चीज़ की तकलीफ होगी तो मैं किसको जाकर कहूँगा? मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को कहूँगा। भाई, परिवार में थोड़ा बहुत कोई बात होती है तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने वो चीज़ बोली है। वहाँ पे कांग्रेस एकजुट थी, एकजुट है और एकजुट ही रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करती है कि आरोप लगाकर कहीं ना कहीं विघटन का काम किया जाए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को एक होना चाहिए। इनके जो प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जी है, वो आते हैं तो मुख्यमंत्री जी दिल्ली में चले जाते हैं, मुख्यमंत्री जी होते हैं तो राधा मोहन अग्रवाल जी नहीं होते। और मुख्यमंत्री जी तो खुद ये जानते हैं कि किस तरीके से इस राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। आपने देखा कभी डिप्टी सीएम जो हैं उनको आमने सामने कभी ज़्यादा रहते हुए डिप्टी सीएम नाम करें? प्रेमचंद बैरवा जी, दलित नेता तो आपने बना दिया डिप्टी सीएम, लेकिन कहाँ है प्रेमचंद बैरवा जी? दिखते हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री जी दिखते हैं। दिया कुमारी जी थोड़ी बहुत दिखती हैं, वो भी इधर उधर हो जाती है। इनके अंदर इतनी बड़ी फूट है, आप सोच नहीं सकते कि हर व्यक्ति दिल्ली में जाके हाजिरी भर रहा है कि कब ये पर्ची बदल जाए। और पर्ची बदलवाने के लिए हर कोई जाकर दिल्ली में देखता रहता है और मुख्यमंत्री जी नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं कि कौन दिल्ली में जाकर हाजिरी भर रहा है। तो ये तो सब इस कुर्सी की भागम भाग के पीछे लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपनी गिरेबान में देखना चाहिए कि किस तरीके से ये अपने काम को यहाँ पर अंजाम दे। सर, आपने टूट की बात करी। एक बहुत ही मशहूर वाकया या फिर ये कहें कि घटना थी आप ही की सरकार में, जब सचिन पायलट जी मानेसर चले गए थे अपने साथ विधायकों को लेकर। हाल ही में जो OSD थे गहलोत साहब के, लोकेश शर्मा जी से भी हमने बात करी थी, वो भी कह रहे थे कि एक तरीके से जो सारी पटकथा थी इसकी, वो गहलोत साहब ने रची थी और कल्प्रेट सचिन पायलट को बना दिया गया। उसके पास गजेंद्र सिंह शेखावत जी का भी बयान आया। तो ये जो चीज़ें हैं वो भाजपा आप पे आरोप लगाती है कि आपकी पार्टी में टूट है, और ये उदाहरण भी देती हैं, आप लोग उन पे आरोप लगाते हैं। सर, सत्यता क्या है? देखिए, आपने देखा मध्य प्रदेश में किस तरीके से इन्होंने सरकार गिराई, गोवा में इन्होंने किस तरीके से सरकार गिराई, चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन हुए थे, उस मेयर इलेक्शन में आपने देखा कि किस तरीके से फर्जी वोटिंग की जा रही थी। और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी सरकार गिराने के लिए। लेकिन बार बार ये कहना कि देखिए, पायलट साहब एक कद्दावर नेता है, AICC में महासचिव है, पूरे देश के अंदर उनका अच्छा नाम है और वो कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये प्रयास करती है कि कांग्रेस के ऊपर संगठन और विघटन का आरोप लगा करके इनके नेताओं के अंदर नहीं बनती, उस बारे में बात करती है। लोकेश शर्मा जी खुद 5 साल जो कार्यकाल रहा था कांग्रेस सरकार का, उसमें ये साथ थे। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार जाती है उसके बाद ये आरोप लगाने लग जाते हैं। देखिए, आरोप लगाना
अधिकार है, आप आरोप लगाते रहिए, उस पर तो कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन लोकेश जी खुद ये भाई तो बात बताते हैं ना कि भाई जब वो 5 साल थे तब वो कहाँ गए थे, तब उन्होंने क्यों नहीं कोई बात कही। और पायलट साहब तब से लगातार आप देखिए किस तरीके से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। गहलोत साहब, पायलट साहब का आपने देखा दिल्ली में किस तरीके से उनका मिलन हुआ, दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो मनमुटाव है, मनमुटाव भारतीय जनता पार्टी में इतना बड़ा है साहब, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, वसुंधरा राजे जी के आप ये बताइए, आप देख लीजिए खुद ही कि वसुंधरा राजे जी के जो एमएलए थे आज वो एमएलए कहाँ हैं? मंत्रिमंडल में वो एमएलए ही नहीं है। जो एमएलए बोलते थे आज वो सब शांत बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी के अलावा कोई भी आपको कैबिनेट मंत्री या मंत्री नजर आ रहा है क्या राजस्थान प्रदेश में? अगर आज पूछे ऊर्जा का तो किसी को नहीं पता, चिकित्सा के लिए पूछ लीजिए तो किसी का नहीं पता, शिक्षा का तो वैसे ही बेड़ा गर्क है। इसके अलावा और बाकी जो मंत्री है सब गायब है, क्योंकि सब ये देखते हैं कि कोई ना कोई कब हम मुख्यमंत्री की रेस में आ जाए और मुख्यमंत्री बन जाए। तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। कांग्रेस एकजुट थी और एकजुट रहेगी हमेशा। पर सर मानेसर तो हुआ था, ये तो मानना पड़ेगा। और बार बार अभी हाल ही में जो बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर कहीं मीडिया से वार्ता करते टाइम गहलोत जी कह रहे हैं कि मानेसर हुआ, मानेसर हुआ, हालांकि वो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपने राधा मोहन दास अग्रवाल जी का भी जिक्र किया, उनका जो टॉक दौरा हुआ वो भी काफ़ी सुर्खियों में रहा। तब उनका फिर बाद में गहलोत साहब का बयान भी आया कि अब पायलट जी को पता लग गया है कि उन्हें नहीं करना चाहिए था ये सब, और ये सारा जो प्रकरण चल रहा है ये सब इशारा तो कुछ और ही करता है। नहीं, देखिए, आपने डोटासरा जी का ट्वीट देखा, बयान देखा, आपने टीकाराम जी का देखा, आपने तमाम नेताओं का देखा। पायलट साहब के लिए देखिए सब लोग समर्पित हैं, और पायलट साहब हमारे बहुत कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं साहब। ऐसा नहीं है। मानेसर की जो बात की जाती है, पायलट साहब ने हमेशा ये बात कही है कि जो मानेसर जो थे उनकी एक पीड़ा थी। देखिए, परिवार में कोई व्यक्ति होता है, अगर परिवार में किसी बात की अगर किसी को दुख तकलीफ होती है तो वो अपने घर वालों को ही तो बोलता है ना। तो वहाँ पायलट साहब अपने घर वालों को बोलने गए थे। घर वाले कौन? कांग्रेस पार्टी। तो इस बात को बार बार लाना मुझे नहीं लगता, वो एक समय की बात थी, वो गई। ध्यान देना ये है कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार आए, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी जो नीतियां हैं, लोग जो पीड़ा में हैं उसके लिए आवाज़ उठाई जाए। और उसके लिए तमाम हमारे जो कांग्रेस के नेता है, चाहे माननीय गहलोत साहब है, डोटासरा जी है, टीकाराम जी है, पायलट साहब है, और तमाम कांग्रेस के और भी जो नेता है, वो अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी जगह लगे हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब बार बार 2020 की बातों को लेकर बैठे रहना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। नहीं, देखिए, गहलोत साहब तो याद सिलिकोसिस को भी करते हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोलती? गहलोत साहब तो जो इंतजार शास्त्र है उस पर भी बोलते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोलती? गहलोत साहब तो रिफाइनरी पे भी बोलते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बात करती? भारतीय जनता पार्टी चूज एंड पिक की राजनीति कर रही है। अगर गहलोत साहब के बयानों को इतना ही सीरियस ले रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने कहा था कि साहब मेरे जो थैला था ना, जो हमने थैला दिया था कांग्रेस राजमूस थैले पे से, चाहे गहलोत साहब की फोटो हटा के भजन लाल जी की लगा दीजिए, लेकिन उस थैले को तो चालू कर दीजिए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी इतना ही सब कुछ गहलोत साहब के बयानों को सीरियसली लेकर बात कह रही है, तो गहलोत साहब ने और भी बाकी ट्वीट किए हैं। राजस्थान अपराध में बढ़ता जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की खुद की विधानसभा में अपराध बढ़ता जा रहा है, तो उस पर काम करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। तब हमें लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी गहलोत साहब की बात को भी लेकर ध्यान दे रही है। राधा मोहन दास अग्रवाल की बात कर रहे थे, टोंक दौरे के दौरान उन्होंने काफ़ी मुखरता से सचिन पायलट पे बयान दिए और कुछ इल्ज़ाम भी लगाए। उसके बाद काफ़ी विवाद उठा राजस्थान में। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में एक शुचिता भी होनी चाहिए, और ये माननीय पायलट साहब ने भी कहा कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब आप किसी पे आरोप लगाते हैं तो उस आरोप में आपके जो शब्द हैं उन शब्दों का आपको उच्चारण सही करना चाहिए। और जो टोंक की रही आप बात, देखिए, राधा मोहन दास अग्रवाल जी का अगर आप इतिहास देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि राज्यसभा सांसद किस तरीके से गए। यूपी में भी इनको कोई नहीं पूछ रहा और जयपुर में, राजस्थान में भी इनको कोई नहीं पूछ रहा। सिर्फ बयान देके ये सुर्खियों में बटोरने का काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इनके बयानों पर ज़्यादा हमें कोई बात करनी चाहिए। बेहतर ये होता है कि टोंक के विकास के बारे में बात करते, राजस्थान के विकास के बारे में बात करते, एज ए प्रभारी किस तरीके से राजस्थान में डबल इंजन की सरकार के फ़ायदे ये लेकर आते, उस पर बात करते। लेकिन इनका काम सिर्फ कांग्रेस पे आरोप लगाना है, और मुझे नहीं लगता कि राधा मोहन दास जी के बयान को ज़्यादा सीरियसली लेके हमें उस पर कोई कटाक्ष या कमेंट करना चाहिए। पेपर लीक को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रही कांग्रेस सरकार। 5 साल में ऐसे कहते हैं कि 19 पेपर लीक हुए, और लगातार इसी पे ही राजनीति काफ़ी गहराई
लगातार भाजपा ने आरोप भी लगाए इस चीज़ के, और अब कह रहे हैं कि अब बढ़िया तरीके से सारे पेपर हो रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? पेपर हो कौन से रहे ये तो अब बताएं। 2023 के बाद जो इन्होंने कैलेंडर बनाया ना, उस कैलेंडर के हिसाब से भी ये पेपर नहीं करा पा रहे। सेट का पेपर होता है, वो सेट का पेपर ही ये नहीं करा पाए। ना जाने कितने बच्चे जो थे वो बच्चे एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए। अरे पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक के अलावा और कोई काम नहीं है क्या इनके पास? और भी तो काम बताएं। पेपर लीक में बड़े बड़े मगरमच्छों की बात करते थे, कहाँ है वो मगरमच्छ? माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी ने विधानसभा में चैलेंज किया था इन्हें कि 2013 से लेकर 2023 तक आप सीबीआई जांच करवा लीजिए पेपरों की। कराए ना सीबीआई जांच, क्यों नहीं करा रही है 2013 से लेकर 2023 तक की? क्योंकि इन्हें डर है, इन्हें पता है कि इनके खुद के वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल में कितने पेपर लीक हुए। और माननीय गहलोत साहब जी की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, हमने पेपर माफियाओं पे शिकंजा कसने के लिए कानून बनाया था नकल का, जो पूरे देश में आज तक नहीं बना था, जिसमें उम्र कैद थी, 1 करोड़ से ज़्यादा का उसके अंदर पेनल्टी थी। और जो एसओजी थी, धरपकड़ तो हमने शुरू करी थी, 300 से ज़्यादा लोगों को हमने पकड़ा, उन पे एफआईआर दर्ज की। आज आप देखिए, जिन विश्नोई के लिए बोलते थे, आज तो वो जमानत पर है। आरपीएससी के अंदर ये कहते थे साहब इसको हम भंग करेंगे, क्या इन्होंने भंग करा? आज तक भंग नहीं करा। दोहरी चाल चरित्र जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो कोई और कर नहीं सकता साहब। सत्ता में आने से पहले ये बड़े बड़े वादे करते थे और सत्ता में आने के बाद ये सारी बातें इनकी छूट गई। इनसे पूछिए, एसआई भर्ती के अंदर ये कहते थे रद्द होनी चाहिए साहब, हाईकोर्ट में चले गए कि नहीं साहब ये रद्द नहीं होनी चाहिए। पेपर लीक के अंदर इनसे ये पूछे पेपर करा कितने रहे हैं, ये पेपर इनसे गिनोगे, झूठ बोलते हैं। आंकड़ा कहते हैं साहब 2.25 लाख से ज़्यादा हमने नौकरियां दे दी। अरे सरकार 1 लाख जो नौकरियां आपने दी है उसमें से पेपर हमने कंडक्ट करवाया, नोटिफिकेशन हमने निकलवाया, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के नियुक्ति पत्र बांटे, जिनको तो आप नौकरी का नाम देते हैं। इनके नेताओं प्रवक्ताओं से पूछ लो तो ये जवाब नहीं दे पा रहे। झूठी सरकार है, संपूर्ण झूठी सरकार है। सिर्फ और सिर्फ हमने जो काम किए उन कामों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। नया कोई काम, एक ऐसा सिंगल काम नहीं है जो ये सरकार कहते साहब हमने नया लोगों के लिए काम शुरू करा है। हमने देखा कि 1998 में यहाँ पर कांग्रेस सरकार मतलब बनी थी, जब मदेरणा जी के पूरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और 150 प्लस सीटें आई थी। उसके बाद से कांग्रेस जब भी सरकार में आई है तो बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई है। हमने तब भी देखा कि मदेरणा जी ने मेहनत करी थी और गहलोत साहब सीएम बन गए। उसके बाद 2008 में सीपी जोशी जी पूरा चुनाव एक तरीके से लीड कर रहे थे और गहलोत साहब मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद पायलट साहब 18 में लीड कर रहे थे और तब भी मुख्यमंत्री गहलोत साहब बन गए। तो मेहनत कोई और करता है कांग्रेस में और मुख्यमंत्री कोई और बन जाता है, ये गणित समझाइए सरकार। देखिए, मेहनत कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता करता है। अगर एक बूथ पर बैठा व्यक्ति है ना, वो भी कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहा है, तो ये कहना कि एक सिंगल व्यक्ति मेहनत करता है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर चलता होगा साहब। हमारे यहाँ तो गांव की ढाणी में कोने में बैठा व्यक्ति भी कांग्रेस की सरकार लाने के लिए मेहनत कर रहा है। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी भी कर रहे हैं, अशोक गहलोत जी भी कर रहे हैं, सचिन पायलट जी भी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर हमेशा एक ये चीज़ रही है, कोड ऑफ कंडक्ट हमारा ये रहा है कि जो विधायक है उन विधायकों की बैठक होती है, विधायकों से राय मशवरा किया जाता है, एक सिंगल प्रस्ताव पास किया जाता है और उस सिंगल प्रस्ताव के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जो भी बनना होता है वो बनता है। अभी हमने देखा, अगर पूरे देश के आप देखें, दिल्ली में प्रवेश वर्मा जी ने मेहनत करी, मुख्यमंत्री कौन बना? रेखा जी। राजस्थान में गुलाब चंद कटारिया जी, राजेंद्र राठौड़ जी, सतीश पूनिया जी, वसुंधरा राजे जी, किरोड़ी लाल मीणा जी, इन लोगों ने मेहनत करी थी ना। कहाँ है आज ये सब गायब है। भजन लाल जी मुख्यमंत्री हैं, भरतपुर से आकर सांगानेर से चुनाव लड़ते हैं पहली बार और सांगानेर से इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो जो बात आप कह रहे हैं कि साहब यहाँ तो मुख्यमंत्री कोई और बनता है, वो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। बिहार के अंदर आपने देखा कि नीतीश कुमार जी को हटा के सम्राट चौधरी जी को लेकर आ जाते हैं। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि अब इन्होंने रिमोट कंट्रोल रखना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री होता है जनता का, विधायकों का, वो अपने स्व विवेक से निर्णय लेता है कि प्रदेश के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उनका एक विज़न होता है प्रदेश के लिए। लेकिन अब वर्तमान में क्या हो रहा है कि दिल्ली से सरकारें चल रही है साहब,
बिहार में क्या होगा दिल्ली डिसाइड करेगी, राजस्थान में क्या होगा दिल्ली डिसाइड करेगी, दिल्ली के स्टेट में क्या होगा दिल्ली डिसाइड करेगी, और पश्चिम बंगाल में अब क्या होगा वो भी दिल्ली डिसाइड करेगी। तो ये देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस के अंदर लगातार आप देखिए गहलोत साहब 98 में रहे, 2008 में भी रहे और उसके बाद भी रहे, लेकिन उनका कार्यकाल में कितने सारे काम हुए। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन कांग्रेस की सरकार लेकर आई 2013 से लेकर 18 तक, और उसके बाद अभी 18 के बाद ये उस समय वसुंधरा राजे जी की सरकार रही, 18 के बाद जब हमारी सरकार रही तो आप देखिए कितने सारी हम योजना लेकर आए, यहाँ कितना सारा हमने विकास किया। तो ये कहना कि साहब मेहनत कोई और करता है और मुख्यमंत्री कोई और बनता है, ये मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी में होता है। कांग्रेस पार्टी का तमाम एक एक सिंगल कार्यकर्ता कांग्रेस की सरकार लाने के लिए मेहनत करता है। सर ये पैटर्न सिर्फ राजस्थान में नहीं, हम हर जगह देखते हैं। मध्य प्रदेश में तो जो टूट हुई, जैसे कमलनाथ जी से नाराज़ होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर चले गए, पंजाब में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह चले गए, कर्नाटका में अभी वही विवाद हुआ 2.5 साल वाला जो राजस्थान में हुआ था। तो ये हर जगह ऐसी चीज़ें होना कहीं ना कहीं जो ऊपर आला कमान है उसको कमज़ोर पड़ता दिखता है, या फिर एक तरीके से उसकी कमज़ोरी को उजागर कर देता है। नहीं देखिए, कांग्रेस पार्टी में मुझे ये लगता है कि जो जिन जिन लोगों के आपने नाम लिए उनको बहुत कुछ दिया है। दिग्विजय सिंह जी थे और सिंधिया जी की आप बात कर रहे हैं, तो सिंधिया जी वो व्यक्ति थे जो राहुल गांधी जी के साथ थे, राहुल गांधी जी के दोस्त थे। अब पार्टी जब विपरीत परिस्थितियों में है, पार्टी जब एक ऐसी स्थिति आ गई जहां हमें पार्टी का साथ देना चाहिए, वहां अगर हम हमारी व्यक्तिगत लालसा के लिए पार्टी को छोड़कर जाएंगे तो देखिए तो व्यक्तिगत लोगों के लिए हो गया ना। आज भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी अगर आपको कोई पद दे रही है तो आप उसकी लालसा को लेकर पार्टी छोड़ गए, पार्टी के साथ गद्दारी कर दी। कहाँ सिंधिया जी का एक ऑरा होता था और कांग्रेस में राहुल गांधी जी के साथ रहना और उस तरीके से वहाँ पे पूरा अपना काम करना वो था, और आज भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए किस तरीके से उनकी स्थिति हो रही है। कर्नाटक में हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, DK शिव कुमार जी और जब सिद्धरामैया जी की आप बात कर रहे हैं उनका बहुत अच्छा उनका संबंध है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो एक बड़े नेता हुआ करते थे, ये बात भारतीय जनता पार्टी के लिए लागू होती है। आज आडवाणी जी कहाँ गए, सुषमा स्वराज जी के साथ क्या हुआ, जितने जो बड़े लीडर थे भारतीय जनता पार्टी के, आप बताइए वो कहाँ हैं। और पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी तो है ही नहीं साहब, अब तो पार्टी ही मोदी जी की हो गई है। आपको लगता है कि कभी कहा जाता है बीजेपी मोदी जी, बीजेपी तो खत्म हो चुका है 2014 के बाद। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लागू हो रही है, और राहुल गांधी जी ने हमेशा हर एक स्टेट के अंदर सभी लोगों को समान रूप से किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से युवाओं को लाया जाए, किस तरीके से महिलाओं को लाया जाए, उस पर काम करने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक युवा नेतृत्व चाहते हैं पार्टी में, पर जो पुराने लीडर्स हैं वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। शायद इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी। मानेसर वाला जो पूरा मामला हुआ वो भी इसी वजह से हुआ, क्योंकि पायलट साहब, क्योंकि हम जानते थे कि वेल डिजर्विंग CM थे उस समय पर। और भी अगर हम एग्जांपल्स देखें तो वहाँ पे भी DK शिव कुमार ज़्यादा मेहनत कर आए थे। मेहनत देखिए आपने कहा सब बराबर करते हैं, पर जो डिजर्विंग बात होती है, और एक आप तो युवा हैं पार्टी में, आपको भी पता है कि अब एक जो दौर है वो ये है कि जो पुराने नेता हैं उनको कहीं ना कहीं अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए और युवाओं को आगे आने देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें नाकाम दिखती है हमें। नहीं देखिए, पार्टी के अंदर ज़रूरी नहीं है ना कि आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ एक सिंगल पद CM का ही होता है भाई। आज सब व्यक्ति की अपनी अपनी एक जगह होती है। राहुल गांधी जी एज ए नेता प्रतिपक्ष काम कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी पार्टी अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी संगठन महासचिव के तौर पे काम कर रही हैं, सचिन पायलट जी AICC महासचिव के रूप में काम कर रहे हैं, डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष जी के रूप में काम कर रहे हैं, टीकाराम जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी एक चीज़ है ना। अब ये कह देना कि नहीं साहब हमें तो सिंगल एक CM का पद चाहिए और CM के पद के लिए काम किया जाएगा, ऐसी सोच कांग्रेस में किसी भी नेता की नहीं है साहब। ये सोच BJP में होती होगी। राहुल गांधी जी ने तमाम, ज्योतिराव सिंधिया जी युवा थे, राहुल गांधी जी ने मौका दिया ना, UPA की सरकार थी तब इनको बनाया ना वहाँ। सचिन पायलट जी को भी मौका दिया, CP जोशी जी भी थे, अशोक गहलोत जी भी थे,
सब लोग थे। आज मैं युवा हूँ, मुझे भी नहीं, पार्टी ने इतने पद मैंने बताया ना आपको, पार्षद भी बनाया, ब्लॉक अध्यक्ष भी बनाया, सारी चीज़ें एक समय के साथ सब चीज़ें दी। तो ये कह देना कि जो बुजुर्ग हो गए उन बुजुर्गों को हटाकर युवाओं को मौका दे, ये नैरेटिव एक गलत तरीके से मार्केट में और लोगों में चलाया जा रहा है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का ये ध्येय है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि युवा शक्ति वो शक्ति जो देश को बदलाव ला सकती है। लेकिन जो लोग सालों से पार्टी में काम करते आए हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल जिनको अनुभव हो गया पार्टी का, चुनाव लड़ने का, संगठन लड़ने का, तो आप एकदम से उनको थोड़ी हटाया जा सकता है। भाई उनके साथ सामंजस्य और तालमेल बैठा कर ही तो हुआ जा सकता है। वो किसी पद पर है, आप किसी दूसरे पद पर है, तो दोनों अपने अनुभव को और युवा अपनी शक्ति को मिलाकर आगे चले। लेकिन होता क्या है, एक गलत नैरेटिव कांग्रेस के लिए सेट किया जाता है। कभी भी कांग्रेस कोई बात कहेगी तो उसको एक गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। हमारा जो उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ, उस उदयपुर चिंतन शिविर में हमें ये कहा कि सब युवाओं को भी मौका दिया जाए। अगर 100 सीट है तो 100 सीट में 30, 40 या 50% युवाओं को मौका दिया जाए, जिसमें महिलाएं भी इंक्लूड हो, जिसमें एससी भी इंक्लूड हो, जिसमें एसटी भी इंक्लूड हो। और अब ओबीसी की भी बात कर ही रहे हैं ना कि ओबीसी भी इंक्लूड हो। तो ये ना कह, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एससी है तो युवा है तो आप युवाओं को लो और बुजुर्ग है जो बुजुर्गों को हटा दो। ये कहना बिल्कुल गलत है। और पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर युवा संगठन और जो हमारे पहले के जो भी नेता हैं, उन सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को पुनः सिस्टम में लाने का और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का ही काम कर रहे हैं। आपने एससी एसटी ओबीसी की बात करी, हाल ही में यूजीसी लेकर आया गया, उस पर क्या राय है आपकी? देखिए, देश के अंदर हर तरह के बिल आते हैं और हर बिल के ऊपर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। यूजीसी जिस आधार पर आया वो तो इसके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस देश के अंदर जितने भी लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी दलित और बाकी भी जो लोग हैं, समान रूप से सबके लिए होना चाहिए, समान बातें रहनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज में एससी एसटी और ओबीसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन्हें उनका हक नहीं मिल पा रहा है। राहुल गांधी जी जिस जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं वो इन्होंने भी अभी अपने सेंसस में नहीं ली है। जाति के आधार पर इन्होंने अभी नहीं ली है कि जातियों के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक के आधार पर अगर इस देश के अंदर सेंसस किया जाएगा तो मुझे लगता है लोगों को अपना अधिकार जल्दी मिल जाएगा। यूजीसी के पक्ष में है आप या कांग्रेस का क्या स्टैंड है यूजीसी पर? कांग्रेस का स्टैंड तो क्लियर है। कांग्रेस है लोगों के साथ, कांग्रेस है जो अत्याचार लोग नहीं कर रहे। देखिए, कांग्रेस हमेशा एक बात सही है कि गलत है? यूजीसी, देखिए मैंने आपको क्या कहा कि कांग्रेस हमेशा एक उसी पक्ष में रही है कि लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मतलब सही मानते हैं आप? लोगों के साथ, किसी भी के भी साथ, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और वो जो मैटर है वो संसद के अंदर है, देखते हैं उस पर क्या होगा। जब आएगा तब उस पर भी राय दी जाएगी। राजस्थान की बात कर रहे थे हम। राजस्थान में मैं देखा कि एक पैटर्न बन चुका है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। कोई भी अपनी सरकार रिपीट क्यों नहीं कर पाता? नहीं, देखिए बिल्कुल, ये तो मैं भी देखता आया हूँ कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी रहती है। लेकिन निश्चित मानिए इस परिपाटी को इस बार ही तोड़ दिया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रम फैलाया, कन्हैयालाल हत्याकांड में बड़े बड़े वादे किए, झूठ, सबसे बड़ा झूठ तो आप ये देखिए कि कन्हैयालाल हत्याकांड में स्वर्गीय जो कन्हैयालाल जी थे, उनके बच्चों ने ये बात कही कि हमें 50 लाख रुपए दिया है कांग्रेस सरकार ने, 2 सरकारी नौकरी दी है, डेयरी दी है, सब कुछ दिया है। उसके बावजूद भी इस झूठी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से उसका एक पूरा माहौल क्रिएट किया कि साहब एक तरफ 50 लाख और एक तरफ 5 लाख। हमने एनआईए को केस दिया, स्पेशल कोर्ट की मांग करी। इन्होंने आज 2.5 साल से ज़्यादा होने को आ गए सरकार, आज तक उनके ऊपर अभी तक कोई वो कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब उनको जेल नहीं हुई है, यहाँ तक कि जमानत से छूट के बाहर आ गए हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी देखी है। तो जो आखिरी 5-6 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ फैलाया, उस झूठ की वजह से सरकार रिपीट नहीं हो पाई। 70 हमारी सीटें आई थी और 20 ऐसी सीटें थी जो हम मात्र 1000 से 2000 के अंतराल में आ रहे। तो ये मान के चलिए इस बार सरकार रिपीट ही हो रही थी। लेकिन जो झूठ फैलाया गया, पेपर्स में जिस तरीके से कटिंग की गई, पोलराइजेशन जो किया गया, उसी का एक कारण था कि कहीं ना कहीं कमी हमारी ऐसी रह गई जिस कमी की वजह से
सरकार रिपीट नहीं हो पाई, वरना निश्चित तौर पर इस बार कांग्रेस की सरकार रिपीट होती। और भविष्य में मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि अब कांग्रेस की सरकार आने वाली है और ये परिपाटी जो है कांग्रेस की सरकार आने के बाद बिल्कुल बंद हो जाएगी कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। ये जो आपने बताया कि सिर्फ एक यही कारण था, क्योंकि जल जीवन मिशन घोटाला हमने देखा, उसके बाद हमने मिड डे मील घोटाला देखा, पेपर लीक एक मामला था, मानेसर को भी कहीं ना कहीं गिना जाता है इसमें, लाल डायरी का प्रकरण भी आया। तो ऐसे तमाम मुद्दे थे जिस पर शायद जनता विश्वास नहीं कर पाई कांग्रेस पर, और अब कैसे विश्वास दिलाएंगे? नहीं, देखिए, आपने जितने नाम लिए, जल जीवन मिशन का आपने नाम लिया, जल जीवन मिशन में जो अधिकारी थे और जो पैसा था वो तो दिल्ली से ही तो सैंक्शन होके आता था और दिल्ली से ही ऑडिट होती थी। लेकिन वो और जो जल जीवन मिशन के जो मंत्री थे शेखावत जी, जो जल संसाधन मंत्री थे, वो भी राजस्थान से ही थे ना। तो ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं होती कि आप ये कह सकते हैं कि साहब यहाँ पर घोटाला हुआ। आरोप लगाना बड़ा आसान है, बट एक लॉ में कही जाती है कि गिल्टी आप तक प्रूफ नहीं कर सकते जब कन्विक्टेड ना हो। हमने देखा ना कि 1.5 साल इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने 1.5 साल तक मुख्यमंत्रियों को जेल में रखा है और उसके बाद कहते हैं साहब इन पे तो केस ही नहीं बनता था। तो ये तो वैसी सरकार है, आरोप लगाना इनका काम है। और ये घोटालों की बात करते हैं, आज हेमंत सोरेन बिस्वा जी जो मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, किसने आरोप लगाए थे? इन्होंने ही आरोप लगाए ना, उनके खिलाफ कैंपेन तक चलाया। शुभेंदु अधिकारी जी के ऊपर किसने लगाए थे आरोप? भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, उनके खिलाफ कैंपेन भी चलाया। आपके अजीत पवार जो महाराष्ट्र में स्वर्गीय अजीत पवार जी है, उनके ऊपर भी आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने आरोप लगाकर और कैंपेन चलाया और फिर बाद में इन्होंने कह दिया कि साहब उनके ऊपर कोई चार्जशीट ही नहीं बनती थी। हाँ, मुझे ये ज़रूर लगता है कि देखिए, जो 6 महीने थे, उस 6 महीने में जो एक लाल डायरी के बारे में बार बार कहा गया, वो लाल डायरी आज तक पता नहीं कौन से पाताल में चली गई और अब कहाँ गायब हो गई। उस समय बीजेपी ने उनको भुनाने का काम बहुत अच्छी तरीके से किया और बीजेपी ने, वो कहते हैं ना कि आग लगाने का काम इस राजस्थान प्रदेश में किया, धर्म के नाम पर, इन चीज़ों के नाम पर, और लोगों को बरगलाने का काम ज़रूर किया इन्होंने। मैंने बार बार आपको कहा आरपीएससी की ये बार बार बातें करते थे, 2.5 साल से इनके मुँह से आरपीएससी का शब्द नहीं निकल रहा। पेपर लीक की बात करते थे, ये बताए ना कितने मगरमच्छ, कहाँ है वो मगरमच्छ, कब पकड़ेंगे? कल डोटासरा जी ने कहा ना कि साहब 5 वर्षीय योजना है कि 10 वर्षीय है कि 15 वर्षीय योजना है, बता के तो जाओ कि इतने वर्षों में हम कर लेंगे। सीबीआई जांच क्यों नहीं कराते? विधानसभा में बार बार कहा ना सीबीआई जांच कराई, ये क्यों नहीं कराती है? इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, चाहे कन्हैयालाल हत्याकांड रहा हो, चाहे पेपर लीक के मामले रहे हो, चाहे दूसरे कोई मामले रहे हो, इन्होंने उनमें मिर्च मसाला लगाकर जनता तक परोसने का काम बहुत बखूबी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने निभाया। सोडाला के अंदर मदरामपुरा में गाय के बछड़े का सर काट दिया गया था साहब, क्या हुआ उस पर? भारतीय जनता पार्टी ने एक शब्द नहीं बोला। अरे यही घटना अगर कांग्रेस की सरकार में हो जाती ना, तो ये लोग रोडों को जाम कर देते, ये लोग रोडों पे पसर पसर कर, है ना, भजन गाने शुरू कर देते। लेकिन एक विधायक ने नहीं बोला, एक मंत्री ने नहीं बोला, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। कैसे गौशाला से एक गाय का बछड़े का सर कट के सोडाला में आ जाता है? और उसने खुद ने स्वीकार किया कि साहब गाय दूध नहीं दे रही थी, खाना नहीं खा रही थी, तो हमने उस बछड़े को, सर को रखा। प्रताप सिंह जी कैबिनेट मंत्री, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री जी थे, प्रताप सिंह जी ने लगातार उन बातों पर जिक्र करा। तो भारतीय जनता पार्टी जब राज में आती है तब सब कुछ भूल जाती है और जब विपक्ष में आती है तो झूठे आरोप लगाती है। उसी का परिणाम रहा जो आप ये सारे आरोप हमें बता रहे हैं, वो जनता तक गलत तरीके से पेश किया गया। आपने बात किया 2.5 साल की, तो पहली बार के विधायक, पहली बार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कैसे देखते हैं उनके कार्यकाल को अब तक? देखिए, भजनलाल जी के कार्यकाल को, मुख्यमंत्री जी के, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक प्रयोग किया वो प्रयोग सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि राजनीति है। देखिए, हम कहीं नौकरी लेने जाते हैं, सपोज़ करिए अगर मैं जाऊंगा तो मुझे जाते ही तो सीधे थोड़ी सीईओ बना दिया जाएगा। अगर एक आईएएस अधिकारी भी जो एग्ज़ाम देकर आते हैं तो उनको प्रोबेशन पीरियड में रखते हैं, उन्हें कहीं के ज़िले का कलेक्टर बनाते हैं या कहीं और छोटी जगह देते हैं ताकि वो उस काम को सीख पाए। एक आईपीएस अधिकारी जो होते हैं उनको भी पहले सर्किल ऑफिस दिया जाता है या इंचार्ज की ड्यूटी दी जाती है ताकि वो काम को सीखें। आपने एक पूरे प्रदेश का जिम्मा उनको दे दिया जो पहली बार के विधायक हैं। आपको लगता है कि उससे चीज़ें सही होती? एक प्रदेश को समझने में समय चाहिए होता है। मैं जब पार्षद बना 6 महीने मुझे समझ में लग गए कि जयन अयन एक्शन होते हैं, ऐसी होता है, किस तरीके से किस डिपार्टमेंट से क्या काम होता है। तो एक
2.5 साल जो राजस्थान को विकास की गति मिलनी चाहिए थी, मुझे लगता है वो गति नहीं मिल पाई है राजस्थान को। एक भारतीय जनता पार्टी ने चाबुक चलाने के लिए प्रयास किया, क्योंकि उन्हें देखिए रिमोट कंट्रोल चाहिए, उन्हें ऐसे व्यक्ति चाहिए जो उनकी जी हुजूरी भरती जाए। तभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार दिल्ली का दौरा करते हैं, बार बार दिल्ली जाते हैं। उन्हें पता लगता है कि अब कोई दिल्ली जाके मिठाई पहुंचा कर आया तो वो तुरंत फिर माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली भग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं राजस्थान प्रदेश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने करा है कि दिखाया कुछ और था और दिया कुछ और है। डिस्टर्ब एरिया एक्ट लेकर आते हैं राजस्थान में, हमने देखा पहले गुजरात में आया, अब राजस्थान में भी अप्लाई की बात लगातार चल रही है। सीमावर्ती इलाके हैं काफ़ी, राजस्थान पाकिस्तान से एक लंबी सीमा साझा करता है, इसे कैसे देखते हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो 2014 के बाद राजनीति है वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही हुई है। आज सीमावर्ती इलाके हैं वो किसके, उसमें BSF के ही है ना, सेंट्रली तो देखती है। तो अगर घुसपैठ हो रहा है तो उसके लिए प्रदेश की सरकारें थोड़ी जिम्मेदार होंगी, उसके लिए जिम्मेदार रहते दिल्ली की। पिछले 2014 से लगातार ये क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आज नशे का व्यापार बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से आज जो चीज़ें हैं वो प्रदेश में आती जा रही है। और डिस्टर्ब एरिया एक्ट की ये बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के अलावा भी तो कोई काम करिए ना साहब, इस देश की जनता के लिए काम करिए। हाँ, अपराधी देखिए कोई भी हो, अपराधी हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, सिख हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अपराधी की कोई जात नहीं होती। जो अपराध करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसके लिए कभी। लेकिन इस देश के अंदर एक सामंजस्य, एक सौहार्द जो था ना, वो ख़त्म हो चुका है। आज किसी कोई काम करने से वो पहले पूछेगा यार आप कौन हो, आप हिंदू हो या मुसलमान हो। हर जगह आज एक खाई पाट दी गई है। हमारा देश ऐसा नहीं था। हमारा देश जो था, हमारे देश में एक ऐसी बात होती थी कि साहब पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक विभिन्न विविधताएं हैं। राजस्थान के अंदर आप देख लीजिए ना, बाड़मेर जाएंगे तो अलग भाषा मिलेगी, टोंक जाएंगे तो अलग मिलेगी, हरियाणा बेल्ट में जाएंगे अलग मिलेगी, भरतपुर में जाएंगे अलग मिलेगी। एक जैसा तो नहीं है ना। तो इस देश को राजनीति के लिए बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इस देश को तोड़ने का काम कर रही है। रही बात डिस्टर्ब एरिया एक्ट की, तो देखिए अगर कोई मकान बेच रहा है तो इन्होंने कहा कि साहब उस मकान को वो बेच नहीं पाएगा, जो डिस्टर्ब एरिया एक्ट में इन्होंने लेकर आया, और साहब वहाँ पर शांति कायम व्यवस्था हो जाएगी कि साहब वहाँ पर शांति नहीं है। तो आप खुद ये मान रहे हैं कि आपके प्रशासन की वहाँ लापरवाही है, आपका प्रशासन वहाँ शांति स्थापित नहीं कर पा रहा है, इसलिए तो आप इस चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस देश में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। इस देश में सद्भावना होनी चाहिए। देश की आज़ादी में सब लोगों का योगदान रहा है। अपराधी को आप सजा दीजिए, लेकिन लोगों को जातियों के नाम पर मत बांटिए। सर एक और आरोप लगता है कांग्रेस पे, डिज़ाइन बॉक्स नाम की कंपनी को हायर किया गया अशोक गहलोत जी द्वारा, करोड़ों की फंडिंग की गई। लोकेश शर्मा जी ने भी आरोप लगाए थे कि इतना पैसा कहाँ से आया। उन्होंने कहा कि इतना पैसा आया था कि बहुत से लोगों ने तो खुद के व्यापार विदेशों में कर लिए और इतना पैसा था कि जिसकी गणना नहीं की जा सकती। DIPR द्वारा काफ़ी सारे अलग अलग अकाउंटों से पैसा। तो सर ये भ्रष्टाचार के आरोप जब ऐसे लगते हैं सरकार पर, तो कैसे जनता विश्वास कर पाएगी? देखिए, आपने भ्रष्टाचार की बात की, मैंने अभी आपको 2-3 नाम गिनाए कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने, जब कोई व्यक्ति कांग्रेस में होता है तब उस पर आरोप लगाते हैं, ED भेजते हैं, CBI भेजते हैं, और जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तब उसको क्लीन चिट मिल जाती है। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वो 2004 से लेकर 2026 तक भारतीय जनता पार्टी का जो अकाउंट है, उनके पास फंडिंग है, उसका रिकॉर्ड देखें, और कांग्रेस के पास जो फंडिंग आई है उसका रिकॉर्ड देखें। 2014 के बाद जिस बेतहाशा वृद्धि से भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट बढ़े हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड को इन्होंने आज तक क्यों नहीं सार्वजनिक करा? इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा बताएं ना भारतीय जनता पार्टी के, कैसे आता था और कहाँ से आता था और कितना आता था। कोरोना आया तब इन्होंने 20,000 करोड़ को PM मोदी जी के नाम से इन्होंने ले लिया साहब, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के नाम से इन्होंने ले लिया। लेकिन जब ऑडिट की बात आई तो इन्होंने कहा कि साहब ये तो NGO है, इसमें पैसा नहीं आ सकता, इसकी ऑडिट नहीं हो सकती, उसको ऑडिट से बाहर कर दिया। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? ये कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। लगातार भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त ये लोग हैं। अभी जिस तरीके से राजस्थान में बंदरबाट चल रही है, हर आदमी पैसा खींचने में लगा है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक पैसा खींचने में लगे हैं, ये पूरे जगत जाहिर है। किस तरीके से हवा महल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक के ऊपर आरोप लगाया कि वो सरकारी ज़मीनों को हड़पने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा। मैंने तो एक रील देख रहा था, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ के हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी है उनके ऊपर फटकार लगाई है।
हमने तो कई रील्स भी देखी कि किस तरीके से यहाँ पर ज़मीनों पे कब्जे करने का काम किया जा रहा है। और अभी कोई किसी के साले वाले का भी कोई नाम मैंने देखा, बहुत वायरल था कि वो अपने आप को किसी के साले बता रहे थे और वो ज़मीनों को हड़पने का काम कर रहे थे, और फिर पता नहीं कब आधी रात को एकदम से एफआईआर होती है और वो गायब हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो जनता को भी पता है ना कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है। आरोप लगाइए, आरोप लगाने में थोड़ी कोई सत्यता, लेकिन जो दिख रहा है वो तो हमें दिख रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, कितने आरोप लग रहे हैं, कहाँ जा रहा है पैसा, ये सब चीज़ें। देखिए, मुझे नहीं लगता कि बार बार ये चीज़ें कांग्रेस के लिए कहना, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ऐसे कार्यालय बने हैं साहब पूरे देश के अंदर, आप सोच नहीं सकते, मतलब आलीशान कार्यालय बने हैं। कहाँ है ये पैसा? कांग्रेस ने तो 70 साल राज किया, लेकिन कांग्रेस के कार्यालय आज भी एक आम कार्यालय की तरह हैं, वीआईपी कार्यालय नहीं है। आज जितने पैसे आ रहे हैं ना, वो सब आ रहे हैं मोदी जी के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास। पूंजीपतिवाद हो रहा है, सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। कहाँ है काला धन? गायब हो गया काला धन। कहा था ना माननीय मोदी जी ने कि 50 दिन दे दीजिए और मुझे किसी भी चौराहे पर बुलाओगे तो आ जाएंगे। आइए मोदी जी, हमारे ज्योति नगर वाले चौराहे पे ही आ जाइए आप, तो मैं तो आपको इन्विटेशन देता हूँ। 50 दिन से भी ज़्यादा दिन हो गए, लेकिन आप आओगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपने जो वादे किए थे वो झूठे वादे थे। सर, भाजपा के पास जब भी वो चुनाव लड़ते हैं, कुछ मुद्दे होते हैं, वो उनके मैनिफेस्टो में कुछ एक ऐसी चीज़ें होती है जो शायद जनता को खुद की तरफ आकर्षित कर लेती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस उसमें नाकामयाब साबित होती है, या फिर ये कहें कि कहीं ना कहीं पीछे रिलाई करती है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, बीजेपी के जो मुद्दे हैं ना, मैं आपको फिर कहूँगा धर्म से जुड़े मुद्दे हैं। आप किसी भी बीजेपी प्रवक्ता, कोई बीजेपी नेता को आप बैठा लीजिए, 10 मिनट में अगर उनके मुंह से हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर ना निकल जाए ना, तो आप देख लीजिएगा। राजस्थान में जब चुनाव हुए, तब राजस्थान में मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद जब मैंने पेपर पढ़ा तो 25 तारीख के चुनाव थे, और 21-22 तारीख से जो पुरानी कटिंग्स होती हैं, उन पुरानी कटिंग्स को पेपर के फ्रंट पेज पे इस तरीके से छापा गया कि लोगों को लगे कि ये आज की न्यूज़ है। टोंक के लिए इन्होंने झूठ फैलाया। अलवर में एक मंदिर था, उस मंदिर को, अलवर में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने ही उस मंदिर को तोड़ने का प्रस्ताव पास किया, उस पर साइन किए। जब वो मंदिर टूट गया और जब वहाँ पे बीजेपी के तमाम नेता पहुँच गए, बाबा पहुँच गए, सब पहुँच गए, और जब चीज़ें पढ़ते खुली तो सब गायब हो गए। और उन्हीं चीज़ों को इन्होंने जनता में भ्रम फैलाया। मैनिफेस्टो में इनके जो मुद्दे होते हैं, वो मुद्दे इनके कहाँ हो रहे हैं? मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था कि हम सफाई कर्मचारियों की भर्ती करेंगे, वो भर्ती आज तक नहीं हुई। मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था कि जो सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं को हम चालू रखेंगे, वो अभी तक नहीं हुई। आरजीएचएस में पैसा जो है वो सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटलों को देना बंद कर दिया। अभी मेरे एक परिचित है, कल उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे ये बताया कि उनके कान का ऑपरेशन था, 70 से 80 हज़ार रुपये उनके कान के ऑपरेशन के लग गए, जबकि वो आरजीएचएस में कवर हो रहे हैं। सरकार ने ये वादा किया था, सरकार ने वादा किया था कि कच्ची बस्तियों को पट्टा देंगे। 2.5 साल से पट्टा नहीं बांटा गया है। सरकार ने ये वादा किया था कि जो अमृत योजना है वो अमृत योजना लेकर आ जाएंगे, वो वादा पूरा नहीं हुआ। सरकार ने ये वादा किया था कि हम जो बंद जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को चालू कर देंगे, कोई भी काम अभी तक चालू नहीं हुआ। तो ये सरकार बस एक पेपर लीक, इसके अलावा अगर आप सरकार से कोई दूसरी बात पूछ लें, ये बता नहीं पाएंगे आपको कि हमने ये काम किया है। रूटीन के काम तो हर सरकार करती है साहब, सड़क बना दिया, बोरिंग बना दी, ये तो रूटीन के काम है। यहाँ पे जो हमने एसएमएस हॉस्पिटल के पास जो आईपीडी टावर बन रहा है, इसको आपने बंद करा दिया। जो सैटेलाइट हॉस्पिटल बनने थे वो आपने बंद करा दिए। ये सब मैनिफेस्टो में ही तो था ना। लेकिन होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी इतनी माहिर है लोगों को धर्म के नाम पर कन्वेंस करने में कि वो कन्वेंस करती है। और मोदी जी जाते हैं मुसलमानों के बारे में, मस्जिदों के बारे में, मंगलसूत्र के बारे में, इसके बारे में बोलते हैं। सवाल जवाब इनसे और दूसरी चीज़ों पे नहीं होते। इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये झूठ फैलाने में बहुत माहिर है। खुद अमित शाह जी ने कहा था कि हमारे पास इतनी बड़ी टीम है कि अगर एक झूठ को मैं अभी भेजूंगा तो 4 मिनट के अंदर पूरे देश के अंदर हमारे इतने आदमी हैं कि वो उस झूठ को फैला देंगे। तो इसी कारण ये चुनाव जीत पाते हैं। पर सर, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी तो मुद्दों पे बात नहीं कर पाती। हमने देखा था तरुण खटी दलित समाज से आते हैं, उनकी हत्या होती है,
चंद बूंदों की वजह से विशेष समुदाय द्वारा, या फिर मैं अगर थोड़ा मुखरता से बोलूँ तो मुस्लिम समुदाय द्वारा उनकी मार मार कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। पर कांग्रेस नेता कोई वहाँ नहीं पहुँचता, ना खुलकर बात की जाती है इस पे। पर एक तरफ राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, तो ये कथनी और करनी में अंतर जो दिखता है ये गलत नहीं है। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी जाति विशेष या समुदाय विशेष के बारे पिछड़े में, समाज के नेता बोलते हैं सर खुद को, नहीं भरे मंचों से कहा है ये तो। नहीं, नेता तो देखिए, नेता सबके लिए होता है। आप एक बात को समझिए, सर्व समाज के लिए होता है। देश के चलिए अंदर सर जातीय समीकरण हटा दें, फिर भी एक हत्या हुई थी। देखिए, हत्या हुई है, उसका अपराधी जो, उस पर सजा मिलनी चाहिए, वो कोई भी हो। चाहे कभी ये नहीं है कि इसने इसकी हत्या कर दी तो उस पर बोला नहीं जाएगा, लेकिन उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसको राजनीति का श्रेय नहीं लेना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ जालोर में जब एक घटना हुई, दलित के साथ आवाज़ उठाई। अभी अजमेर के अंदर एक दलित महिला के साथ गैंगरेप हो जाता है, माननीय डोटासरा जी ने पूरा टीम बनाकर वहाँ पर भेजा, लगातार कांग्रेस पार्टियाँ, लेकिन हम उसका राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को जो भी घटना घटित होती है उस पर उसको न्याय मिले। कन्हैया लाल जी को आज तक न्याय मिला क्या, आप बताइए। एनआईए इतने बड़े बड़े वादे किए थे इस सरकार ने, उसको न्याय नहीं मिला ना। आज भी वो बच्चे वीडियो बना बना कर कह रहे हैं। हाथरस उन्नाव में क्या न्याय मिला? क्या वो दलित बच्चियां नहीं थी? यूपी में उनकी सरकार थी ना। तो ये कहना कि साहब कांग्रेस है जो मुस्लिम करती है या हिंदू मुस्लिम करती है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी के लिए समान है। जो अपराध करेगा उस अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्किस बानो, गुजरात में आपने बिल्किस बानो के साथ रेप हुआ, और जिन लोगों ने रेप किया उनको गुजरात की सरकार ने बेल कराई। वो तो धन्यवाद है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने वापस उस बेल को खारिज करा और उनको पकड़ा गया। तो राजनीति तो आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना, कांग्रेस पार्टी कहाँ कर रही है? कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा कहा कि जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। और कहीं इस तरह का नैरेटिव सेट करने का काम जरूर मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी माहिर होती है, हिंदू मुस्लिम करा के। चाहे वो दिल्ली की घटना हुई हो, दिल्ली की घटना में हमने देखा कि किस तरीके से उस समय, जबकि जो मैंने उसमें चीज़ें पढ़ी उसमें बात अलग थी, बात कुछ और चीज़ें आ रही थी, लेकिन उसको हिंदू मुस्लिम का रंग देने का काम बाकी जो इनके संगठन होते हैं, वो संगठन भी बाकी इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देते हैं। अपराध घटित होता है तो अपराध पे तो सजा मिलनी चाहिए, कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। सर ऑलमोस्ट हम हमारे पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव पर हैं। मैं कुछ नेताओं के नाम लूँगा, आप उनके बारे में क्या विचार रखते हैं बताना। सबसे पहले सर गोविंद सिंह डोटासरा। ग्रेट लीडर, बेबाक, पार्टी के लिए समर्पित। अशोक गहलोत। जननायक, और राजस्थान की गांधी कह सकते हैं। सचिन पायलट। यूथ लीडर, नॉलेजेबल, और जो उनकी भाषा संयमित है वो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अच्छे इंसान है नेचर के, लेकिन जिस हिसाब से अभी मुख्यमंत्री जी का, मुझे नहीं लगता कि वो पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को जीते जी श्रद्धांजलि दे दी। वसुंधरा राजे। अच्छी लीडर थी, सुनते हैं कि उनका डर रहता था अधिकारियों में, लेकिन अब खुद कहती हैं कि मेरे काम नहीं होते, तो बड़ा बुरा लगता है। जो तीसरा फ्रंट खड़ा कर रहे हैं आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल। नहीं, देखिए, बेनीवाल जी का जो भाषा है वो बड़ी कई बार मुझे गलत लगती है कि एक बैठे हुए व्यक्ति के लिए संयमित भाषा होनी चाहिए। वो कई बार अपनी भाषाओं से इधर उधर हो जाते हैं। और राजस्थान में देखिए बीजेपी और कांग्रेस ही है, मुझे नहीं लगता कि कोई थर्ड फ्रंट राजस्थान में आ पाएगा। एक और युवा नेता की बात होती है, नरेश मीणा। देखिए, बहुत हैं युवा नेता, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक नरेश मीणा जी हैं। ये ठीक है, सब अपनी मेहनत करते हैं, काम करते हैं। जनता कब आपको मौका देगी, संघर्ष करते रहिए, जनता की आवाज़ उठाते रहिए। जब आपको मौका मिलेगा तब बिल्कुल आप जीतेंगे। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी। मुद्दे कई बार अच्छे उठाते हैं, खेजड़ी का उठाया उन्होंने, संघर्ष किया, और देखिए संघर्ष किया तो वहाँ की जनता ने उनका साथ भी दिया। राजनीति में पार्टी कोई सी हो, जनता के मुद्दे उठते रहने चाहिए, जनता के लिए काम करते रहना चाहिए। और कुछ मुद्दे उनके देखते हैं, चाहे खेजड़ी के लिए हो, चाहे बाड़मेर में और भी चीज़ें रही हो, उन्होंने काम किया है। किरोड़ी लाल मीणा। बाबा का तो रहता ही है, लेकिन अब बाबा को पूछा नहीं जा रहा। हमारी सरकार थी जब तो बाबा ने बहुत संघर्ष किया और बहुत रोडों पे
लोगों के लिए आवाज़ें उठाई, लेकिन जब इसी सरकार में उठाने लगे तब पता नहीं अब ऐसा कौन सा टॉनिक बाबा को दिया है कि किरोड़ी बाबा चुप हो गए हैं। राहुल गांधी। राहुल गांधी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, जो विज़न है उनका। अभी देखिए कोरोना आया उससे पहले उन्होंने कहा, देश के अंदर जो शेयर मार्केट का जो चीज़ें होने वाली थी उससे पहले उन्होंने कह दिया। उन्हें समझने की ज़रूरत है। राहुल गांधी जी पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। उन्होंने पहले कह दिया था ये सब चीज़ें हो रही है। और आज देश, देखिए इस देश को एक पढ़े लिखे एक समझदार व्यक्ति की ज़रूरत है, लेकिन एक इमेज को डेंट करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राहुल गांधी जी बहुत एजुकेटेड व्यक्ति है। राहुल गांधी जी इस देश की नब्ज़ को समझ रहे हैं कि इस देश में क्या चीज़ें होनी चाहिए। वो बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, वो बात करते हैं कि देश के अंदर आप ये देखिए एआई की अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस एआई की बात चल रही है। एआई का डेटा कहाँ से आ रहा है? क्या कभी हमने सोचा? ये एआई का डेटा तो हम विदेशों से ले रहे हैं। उस डेटा को कोई भी मैनिपुलेट कर देगा तो आपकी एआई कैसे चलेगी? इस पे बहुत बढ़िया राहुल गांधी जी ने कहा है। तो राहुल गांधी जी को समझना चाहिए, राहुल गांधी जी को जो उनकी बातें उनको देखना चाहिए लोगों को। पर एआई समिट के टाइम पे जो सारी घटनाक्रम हुआ, यूथ कांग्रेस का जो हमने देखा, उसके बाद एक बयान और एक वीडियो भी वायरल हुआ कि ये एआई समिट चल रही है, यूथ कांग्रेस वालों ने निपटा दिया, काफ़ी उसको लेकर विवादों में रहे। मैं आपको बताऊं, आप क्या पता आपको पता होगा, आप उसको पढ़ना। आरएसएस ने 2002 तक अपने नागपुर कार्यालय पे भारत का झंडा नहीं फहराया था। 2002 में जब 3 लोगों ने उनके ऊपर झंडा फहराया नागपुर कार्यालय में, उनके खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया था। 2015 में इन्होंने वापस लिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में आरएसएस ने संविधान की प्रतियां जलाई थी। तो ये वो पार्टी है जो देश के लिए खिलाफत रही, और आज ये एआई समिट वाली बातें करके देश के नाम पर ये लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आज तक ये क्यों नहीं बताते पुलवामा हमला कैसे हुआ? आज तक क्यों नहीं बताते वो आरडीएक्स कहाँ से आए? सत्यपाल मलिक जी कहते कहते आज बेचारे वो भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन क्या उनकी बात पे आज तक इन्होंने कुछ कहा? उन्होंने कितना कहा कि इसमें इनकी साजिश थी, लेकिन आज तक ये नहीं बोल रहे। पहलगाम के ऊपर ये नहीं बोल पाते। जगदीप धनखड़ जी कहाँ गए? तो देश के लिए बात करने वाले इन्हें बताएं तो सही। सिर्फ आरोप लगाना, इस देश के अंदर सबको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है तो उस पर मुकदमा दर्ज करा देते हैं। 3 इडियट्स आपने पिक्चर देखी होगी। 3 इडियट के जो सोनम वांगचुक है, जिनका रोल आमिर खान जी ने निभाया है, उन्होंने क्या मांगा था? उन्होंने लद्दाख के लिए, अपने जो स्टेट है उस स्टेट के लिए इन्होंने विकास ही तो मांगा था। उन पे एनआईए लगाया था इन्होंने, देश से गद्दारी का मुकदमा। 6 महीने जोधपुर जेल में रहे वो। तो ये तो वो सरकार है साहब जो देश के लिए, सैनिकों के लिए, जिस व्यक्ति ने पेटेंट करवाई चीज़ें, जिसने देश के सैनिकों के लिए काम किया, उस पर एनआईए लगा दिया। तो आप सोचिए कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे तो क्या नहीं करेंगे ये, और राहुल गांधी पे क्या नहीं करते, करते ही है ना। लेकिन एआई की मैं बात कर रहा हूँ। आज हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। हम आज कहते हैं साहब इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, हम आज भी हम क्या कर रहे हैं? चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। टीवी क्या आप खुद बना रहे हैं? टीवी का स्क्रीन बाहर से आ रहा है, टीवी का मदरबोर्ड बाहर से आ रहा है, हम सिर्फ असेंबल कर रहे हैं उसको, और नाम कहते हैं साहब मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। झूठ बोल रहे हैं। इंपोर्ट हमारा चाइना से बढ़ता जा रहा है, और एक तरफ कहते हैं चाइना को हम लाल आंख दिखाएंगे। तो ये जो झूठ फैलाया जा रहा है ना जनता के बीच में, लोगों के बीच में, वो झूठ को उजागर करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी गिग वर्कर्स के लिए बात करते हैं कि आज जो ब्लिंकिट है, इंस्टामार्ट है, स्विगी है, जितनी भी और भी चीज़ें हैं, इनके लिए आप क्या कर रही है सरकार? करना पड़ेगा ना। स्वास्थ्य के लिए क्या कर रही है सरकार? इस पे कोई जवाब नहीं देता, और कोई बात की जाती है तो धर्म का नाम ले लिया जाता है और बाकी चीज़ें ले ली जाती है। एक और नेता था जो इन सब चीज़ों की बात करता था, हाल ही में उसने पार्टी छोड़कर अभी भाजपा ज्वाइन करी, खुद की पार्टी छोड़कर, राघव चड्ढा। उन पे क्या कहेंगे सर? देखिए ये आम आदमी पार्टी का मैटर है। अब आम आदमी पार्टी किस तरीके से चीज़ को देखती है, लेकिन हाँ ये अक्सर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर ले लेती है नेताओं को, फिर वो नेता कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। गुजरात में आपने सुना होगा, एक और युवा नेता थे, उन्होंने बहुत संघर्ष भी किया, मुझे उनका हार्दिक पटेल कहाँ है वो आज? कहीं दिखते हैं हमें? गायब है। तो कहीं ऐसा ना हो कि राघव चड्ढा जी भी कहीं उस भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंस जाए। राजस्थान में आप देख लीजिए ना, बहुत ऐसे तमाम नेता थे जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने पहचान दी थी, कांग्रेस पार्टी ने नाम दिया था,
भारतीय जनता पार्टी में जाकर आज वो गायब है। मुझे तो बड़ी विडंबना बहुत होती है। मैं कुछ ऐसे वीडियोस भी देख रहा था जिसमें हमारी जयपुर से एक बहुत कद्दावर नेत्री थी जिनको कांग्रेस पार्टी ने बहुत से पद दिए, बहुत सी चीज़ें दी, और हमने देखा कि किस तरीके से वो अकेली खड़ी थी, उनको मंच पर नहीं बुलाया गया। एक तरफ नारी वंदन की बात की जाती है, दूसरी तरफ उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। अमर जवान ज्योति के मैंने कुछ विजुअल देखे तो बड़ा तकलीफ़ हुई कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जिस तरीके से बातें करती है और उस तरीके से वो सम्मान नहीं देती, वहाँ तो हिटलर शाही चलती है साहब। प्रियंका गांधी, फेस ऑफ इंदिरा जी। इंदिरा जी को हमने तो देखा नहीं, लेकिन उनमें इंदिरा जी दिखती है। समझदार हैं, संसद में जिस तरीके से वो अपनी बात को रखती हैं। अमित शाह जी को भी कहा ना उन्होंने चाणक्य के बारे में कि आज तो चाणक्य जी को भी मुस्कराना पड़ा, डिलिमिटेशन पे उन्होंने बात की, और मेहनती है बहुत। आगे हम इंस्पायर होते हैं उनसे, उनकी बातों को सुन के। राजस्थान के जो नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली, सरल है, सौम्य है, सहज है, बहुत अच्छी चीज़ है, और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान भी करते हैं। भरत मेघवाल, भरत मेघवाल तो देखिए आपके सामने ही है, लेकिन हाँ मैं ज़रूर कहूँगा, देखिए इसमें मैं प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी का इसमें बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कच्ची बस्ती में बैठे एक व्यक्ति को खोजा और आज मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया कि उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी दी, जिस जिम्मेदारी की वजह से आज मैं अपनी राजनीति आगे कर पा रहा हूँ। और बिल्कुल मैं कहूँगा, देखिए इसमें डोटासरा जी ने राजस्थान में संगठन को मजबूत करने का बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने तमाम उन लोगों को मौके दिए जिन लोगों को कभी मौके नहीं मिल पाते थे, चाहे विधानसभा में दिए, चाहे जिले में दिए, चाहे प्रकोष्ठों में दिए, और एक ऐसे व्यक्ति जिनसे आप कभी भी कोई बात कर सकते हैं। तो सर क्या भरत मेघवाल जी को अब आने वाले चुनाव में विधानसभा का टिकट मिलने वाला है? अगर मिलता है तो कौन सी सीट से लड़ेंगे? देखिए मैंने ये सोचा नहीं, और भरत मेघवाल को कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। आज भरत मेघवाल आपके सामने बैठा है तो कांग्रेस पार्टी की वजह से। मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूं कि कम समय में मुझे बहुत सी जिम्मेदारी निभाने का मौका मिला। एक पार्षद के तौर पर, उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर, प्रवक्ता के तौर पर मैं निभा ही रहा हूं, ब्लॉक अध्यक्ष के तौर पर और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। मेरा काम जो मैं मानता हूँ कि राजस्थान में किस तरीके से कांग्रेस के लोगों को जोड़ूं, कांग्रेस की विचारधारा को पहुंचाऊं। और देखिए यहाँ तक पहुंचे, आगे का मैं नहीं सोचता, मुझे लगता है बस काम करना है। पार्टी समय आने पे जो जो मुझे जिम्मेदारी देगी, जो मौका देगी, वो मैं पूरा करता रहूँगा। गोविंद सिंह डोटासरा, मोरिया बुलाने वाले दमदार नेता। पहली बार मैंने, देखिए मैं क्योंकि 2020 के बाद ही ज़्यादा सक्रिय हुआ हूँ, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष देखे हैं साहब जो जुझारू है और जो बोलने में बिल्कुल बिंदास है। आज भारतीय जनता पार्टी के हम कहें कि जिस तरीके से वो बातें रखते हैं वो अच्छा लगता है, और कार्यकर्ताओं के प्रति जो उनका स्नेह है, हम जैसे लोगों को यहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने बड़ा योगदान दिया है साहब। कि लोगों को जो कांग्रेस के लिए काम करने को तैयार, उन्हें मौके दिए जा रहे हैं, विधानसभा के प्रभारी लगाए जा रहे हैं, प्रकोष्ठों में जिम्मेदारियां दी जा रही है, जिले में जिम्मेदारी दी जाती है। और वो हमेशा एक बात कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए आप बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि देश में अभी जो माहौल है वहाँ पे कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखना बड़ा चैलेंजिंग काम है, और उसके लिए वो हमेशा लगे रहते हैं। एनी टाइम अवेलेबल हैं, मिल सकते हैं, और जिस तरीके से वो मुद्दों को उठाते हैं आपने देखा, चाहे विधानसभा हो, चाहे पीसी हो, चाहे ज़मीन पर हो, क्योंकि वो खुद एक ज़मीन से जुड़े नेता हैं। प्रधान बने, उप मुख्य सचेतक बने, उसके बाद शिक्षा मंत्री बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, 4 बार के एमएलए हैं, और जो उनके शब्दों पे पकड़ है और जिस तरीके से वो देसी भाषा कहते हैं ना, अपनी राजस्थानी वाली भाषा, उस भाषा में जब होता है एक आत्मीयता मिलती है, उससे एक जुड़ाव होता है लोगों का। और उनके बारे में तो जितना कहा जाए ना बॉस, उतना कम है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सरल, सौम्य, और जिस तरीके से वो विधानसभा में अपनी बातों को रखते हैं, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोला कि साहब मैं सरपंच था और नरेगा उस समय, तो उन्होंने तुरंत उन्होंने कहा कि साहब नरेगा जब आई तब तो आप सरपंच ही नहीं थे। बहुत नाइस बंदे हैं, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करते हैं, कार्यकर्ताओं के सारे काम करते हैं, और बहुत शानदार व्यक्तित्व क्या है, मेहनती हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सिर्फ टीवी पे देखते हैं साहब, ज़मीन पे आज तक नहीं देखा। महारानी जी हैं तो महारानी जी की तरह ही रहती हैं। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। और आपका भी कि आप हमारे साथ इतनी देर जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। नक्षत बारी पॉलिटिक्स।